चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो अपन क्या पढ़ रहे थे, क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे। अपन ने पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ लिया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ रिंग्स, या जो भी रिंग की बात कर रहा हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। सेकंड पढ़ा था एजोमिथल क्वांटम नंबर। एजोमिथल का मतलब है सब शेल, ठीक है। तो ये जो अपन ने नाम दिए ना, शेल या ऑर्बिट, प्रिंसिपल, सब शेल, एजोमिथल, लेकिन क्वांटम नंबर वाले ने हर चीज को ऑर्बिटल के उससे डिफाइन किया था, बताया था तुम लोगों को। एक से उसने साइज बताया था, एक ने स्पेस बताया था कि कहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहला था साइज, जो एन है वो क्या है, साइज बताता है। तो साइज से आर पता लग जाएगा ना, ठीक है। तो वही है ऑर्बिट या रिंग। फिर एल वाला जो है वो क्या बताता है, शेप की, डम्बल डबल डम्बल जो भी है, ठीक है। फिर ये एम वाला जो तीसरा है वो क्या बताता है, ओरिएंटेशन, ये कहाँ पे है। और एफ वाला बताता है स्पिन। ये मेन उसने ये वर्ड्स दिए थे कि पहले वाले क्वांटम नंबर से तुमको साइज पता लगता है कि कितना ज्यादा स्पेस है उन इलेक्ट्रॉन्स के पास एटम के आसपास रहने के लिए। दूसरे वाले से जो स्पेस है उस एटम में एक्चुअल में है कहाँ, तो वो शेप से पता लगेगा ना। तो वो शेप बताया था। फिर वो शेप ठीक है, लेकिन शेप ओरिएंटेड कैसे, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो शेप किस एंगल पे लगा हुआ है, तो वो बताया था एम वाले ने। और उसके बाद शेप में इलेक्ट्रॉन है, अब वो इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रही है, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। तो ये चीज, ये चार क्वांटम नंबर थे अपने, ठीक है। तो अपने को तीसरा पढ़ना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इस चीज का एक बेसिक थ्योरी अपन ने कल आधा पढ़ लिया था। तो उसमें पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का दो नाम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर से वर्ड से क्लियर हो रहा है ना कि वो एक्स एक्सिस में ओरिएंट है, उसका जो शेप है, वाई में ओरिएंट है या जेड में ओरिएंट है, ठीक है। और अभी जो ओरिएंटेशन बन रहे हैं कि ठीक है, अपन ने बोला कि शेप है, अब वो शेप की जो स्प्लिटिंग होती है ना, खा ले बेटा खा ले, आराम से खा ले ऐसे, ठीक है। अभी जो शेप की स्प्लिटिंग होती है ना सब शेल की, कि पी सब शेल 3 डब्बों में बट रहा है, डी सब शेल 5 डब्बों में बट रहा है, एफ 7 डब्बों में बट रहा है। तो ये स्प्लिटिंग क्यों होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब इन सब शेल की स्प्लिटिंग हो जाए तो उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब सब शेल की स्प्लिटिंग हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऑर्बिटल क्रिएट हुए हैं ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये अगर तुम लोगों को ऐसे लिखना हो कि यहाँ से यहाँ पे ये कैसे बन रहा है, मतलब ये जो सब शेल है, सब शेल से ऑर्बिटल्स कैसे बन रहे हैं, तो ये क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस। दिख रहा है, मैं बोल के बता देता हूं, नहीं दिख रहा तो। सब शेल से ऑर्बिटल्स जो दिख रहे हैं स्प्लिटिंग में, वो किस चीज की स्प्लिटिंग की वजह से दिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्प्लिटिंग की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड आई तो वो स्प्लिट हो गए, तो तुमको दिखेगा कि हाँ एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा उस शेप में, ठीक है। तो ये चीज इसीलिए इसका मैग्नेटिक का ओरिएंटेशन है। अब इसमें टोटल अपन ने थ्योरेटिकल पोर्शन तो पढ़ लिया था। इसके 3 केसेस जो हैं कि अपन ने पढ़ा था ना, देखो n की वैल्यू अगर 5 है तो l की वैल्यू 5 कभी नहीं होगी और उससे ज्यादा कभी नहीं होगी, उससे कम ही रहती है। 4 3 2 1 0। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 2 1 0 हो सकती है, 3 कभी नहीं होगी, ठीक है। अब जब मान लो मैंने तुमको बोला m की वैल्यू कितनी है, n बोल रहा हूं, ठीक है। n की वैल्यू है 3, तो m की कितनी हो सकती है, 2 1 या 0, ठीक है। अब l की 3 टाइप की वैल्यू आई ना इसमें, या तो 2 या 1 या 0। ये मैं यहां लिखते जाता हूं बेटा, ठीक है, एग्जांपल के फॉर्म में। अगर मैंने बोला है तुमको n = 3 है तो l मेरा क्या क्या हो सकता है, 2 1 और 0। तो अब 3 अलग अलग l है ना f के पास, तो l की वैल्यू जब 0 रहती है मतलब f का डब्बा है, ये मतलब p का, ये मतलब d का, ठीक है। अब इसमें भी वो अगर m की पूछे कि m की वैल्यू कितनी है क्या है, तो अगर d के लिए m की वैल्यू पूछे तो वो होगी -2 से +2। d के लिए पूछे तो क्या होगा बेटा, -2 से +2। p के लिए पूछे तो -1 से +1, और s के लिए पूछे तो 0 ही रहेगी। ये जो समझे ना कैसे डिफेंड कर रहे हैं अपन। तो अगर मान लो उसने बोल दिया तुमको l की वैल्यू 2 है, तो वो 2 के लिए बताओ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, -2 से +2, इतने ही टाइप के होंगे। अब इधर -2 इधर +2, तो 2 ये होगा और बीच में एक 0 भी आएगा, तो 2 2 4 और 1 5, तो ऐसे करके टोटल, हाँ मतलब -2 -1 0 +1 +2,
तो -2 से 0 आने में 2 होंगे, +2 से 0 आने में 2 होंगे, और बीच का एक 0 भी इंक्लूड करना है, तो टोटल 5 वैल्यूज आएगी। इसका फॉर्मूला 2n+1 या 2l+1 जो भी लिखा था अपन ने, उससे डायरेक्ट निकल जाएगा कितने हैं, लेकिन है कौन कौन से, वो तो -l से +l से निकलेगा ना। m की वैल्यू -l से +l, इससे ही बता पाएंगे कहाँ से कहाँ तक है। क्लियर है, वरना 2l+1 जो अपन ने लिखा था उससे। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है चीजें क्या, इसको भी मार्जिन के ऊपर ऐड कर लेना, ठीक है। अब वो पूछ रहा है केस 1, केस 2, केस 3 जो दिए हैं वो ये है कि l की वैल्यू मान लो अगर 0 है तो m की क्या हो सकती है, कि अगर l की वैल्यू 1 है तो m की क्या हो सकती है, l की वैल्यू 2 है तो m की क्या हो सकती है, l की वैल्यू 3 है तो m की वो केस बनाए नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा आता ही नहीं अपने को, मतलब उसमें f के डब्बे आ जाएंगे। अब f के डब्बों के नाम तुमने पढ़े क्या कभी? क्या? हाँ वो सिखा दूंगा ना, याद क्या करना है, समझ जाओ, ठीक है। तो देखो अपन 0, 1, 2 तो समझ जाए, 3 अगर आता तो f का डब्बा आ जाता ना एक और, ये समझ में आता ना, f, p, d और f आ जाता, और d के डब्बों के नाम तो चलो मैंने पढ़े हैं, तुम लोगों ने सुना है dx, y, z, zx2, ये f के कभी नाम सुना है डब्बों के साथ? नहीं ना, और बुक में भी कहीं नहीं दिए, तो अपने सिलेबस का नहीं है, इसीलिए उसको नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो 3 का ही एग्जाम्पल लेके अपन ने किया है जो अपने इसमें दिया है। क्लियर है, चलो अब मुझे ये जो केस 1 है 0, केस 1 है 1, केस 2 और 2, केस 3 है, समझ गया ना कहाँ से आ रहे हैं केसेस, ठीक है। 0 से स्टार्ट हो सकता है, और अपने सिलेबस में मैक्सिमम 2 तक दिया है तो 3 ही केस बनेंगे, चौथा और 3 का बनाया ही नहीं है। चलो केस 1, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की क्या होगी, -l से +l, तो 0 का माइनस और प्लस क्या होता है, कुछ नहीं होता ना, 0 0 ही होता है, तो m की सिर्फ 0 ही रहेगी, ठीक है, ये लिखा। अब f सबशेल में देखो, अगर मान लो किसी के पास एक रिंग है, ये क्या लिखा है, ठीक है, f सबशेल में एक ही डब्बा होगा ना, क्योंकि m की वैल्यू एक ही आ रही है, m की वैल्यू एक सिंगल अगर वैल्यू आ रही है मतलब एक ही डब्बा है उसके पास। m की वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ टोटल 5 आएगी तो 5 डब्बे बनेंगे, यहाँ 3 वैल्यू आएगी तो 3 डब्बे बनेंगे, या एक ही वैल्यू आ रही है तो एक ही डब्बा बनेगा। इसमें लिख लेना टोटल 5 वैल्यूज है ना, इसमें टोटल कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, इसमें कितनी वैल्यू है बेटा, इधर देख लो, तो 5 है तो 5 डब्बे बनेंगे, 3 है तो 3 डब्बे बनेंगे, और 1 है तो एक ही डब्बा बनेगा। तो बस ये पूरा कंक्लूजन ये इतना ही है अपना, ठीक है। तो वही लिखा है कि l की वैल्यू अगर 0 है तो m की 0 होगी, m की वैल्यू 0 मतलब एक ही डब्बा है ना, m किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डब्बे को, m मतलब कितने डब्बे, कितने बॉक्स, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है मतलब एक डब्बा ही बनेगा, ऐसा नहीं कि 0 मतलब कुछ भी नहीं है, वो मत सोचना, वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस डब्बे का m की वैल्यू क्या है, 0, तो डब्बा s का है, लेकिन इसकी m की वैल्यू क्या है, ये डब्बा s का है, इसका m पूछूं तो कितना आएगा, 0, ये पूछता है वो, एक डब्बा बना देगा तो पूछेगा m की वैल्यू कितनी है, 0, 3 डब्बे बना देगा तो फिर उनकी वैल्यू अपन देखते हैं कितनी, 5 बना देगा तो उनके हर एक डब्बे की वैल्यू कितनी है। क्लियर है ये क्वेश्चन से। तो f सबशेल इज ओनली वन ऑर्बिटल कॉल्ड f ऑर्बिटल, सबशेल भी s एक ही है और ऑर्बिटल उसके अंदर भी एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया 1f ऑर्बिटल में 0 नोडल प्लेन और 0 नोड, सॉरी 2f में 1 नोड, 3f में 2 नोड, ये समझ में आता है। नोड मतलब क्या होता है, 2 रिंग के बीच का गैप। तो मान लो अगर एक कोई एटम में एक ही रिंग है, तो एक ही रिंग है ना, तो 2 रिंग के बीच का गैप तो होगा ही नहीं ना, कुछ 2 रिंग के बीच का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस और पहले रिंग के बीच के गैप को गैप गिन रहे हो, वो नहीं गिनते हैं। तो एक रिंग होगी तो 1 मतलब ये एक रिंग है ना, 1s मतलब 1 पहला तो 0, 2s मतलब 2 रिंग होगी, 2 रिंग के बीच में एक गैप होगा तो 1 नोड है, 3 रिंग होगी तो 3 रिंग के बीच में 1 2 3 में 2 गैप है तो 2 नोड है। और साइज पूछे तो जैसे जैसे रिंग बढ़ती जाती है साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। तो भाई ये तुमको कल डायग्राम बनाते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है मतलब रिंग में, तो उसको बोलते हैं एंटी नोड, और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ मिलेगा ही नहीं, उसको बोलते हैं नोड, ठीक है। और हाँ, अपन ने जो लिखा था सिग्मा सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर में लिखा था इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, और सिग्मा इमेजिनरी, सिग्मा क्या, साई, साई और साई स्क्वायर, तो साई इमेजिनरी होता है, साई स्क्वायर रियल है, ठीक है। साई स्क्वायर रियल वैल्यू और साई इमेजिनरी है। अगर ये ऐड करना है तो कर लेना कल वाले में, ठीक है। ये समझ में आया, इतना ही है पहला केस 1। अब केस 2 पढ़ लेते हैं। केस 1 में कोई दिक्कत तो नहीं ना, सिंपल ही है। केस 2 मतलब l इज इक्वल टू 1, l अगर 1 है तो m की वैल्यू कहां से होती है, -l से +l। अब इसकी l 1 है तो -1 से +1,
सारी लिख दूंगा तो -1 0 +1 इतनी हो सकती है। तो टोटल वैल्यूज कितनी हुई, 3 वैल्यू हुई ना यहाँ पे, ये 3 वैल्यूज है टोटल। क्लियर है इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। अब अपन जो 3 वैल्यूज है मतलब पी इकाई में 3 हिस्सों में बट रहा है, पी सबशेल 3 हिस्सों में बट रहा होगा, तो उन 3 हिस्सों को बोलते हैं एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, अब ये जो लिखा ना मैंने लाइन से पी एक्स पी वाई पी जेड फिर -1 0 +1, ये ऐसे वैल्यूज नहीं लिखाती। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे लिखाती है, ये पी एक्स यहां बीच में नहीं रहता, पी एक्स पी जेड फिर पी वाई लिखोगे, याद रखना जेड वाली चीज हमेशा सेंटर में आएगी। ठीक है, जेड वाली चीज हमेशा सेंटर में आएगी, चाहे वो डी का डब्बा ले लो चाहे पी का ले लो। डी के डब्बे में भी देखो सिर्फ जो जेड वाला है वो सेंटर में आ रहा है, तो यहां भी सेंटर में कौन आएगा, सिर्फ जेड वाला, गोला मार्क कर लेना, क्योंकि जब वो डब्बा बना के देगा और क्वेश्चन पूछेगा ना, वो ऊपर ये नहीं लिखेगा पी एक्स पी जेड पी वाई, वो बस तुमको ये देगा और इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा यहाँ पे कुछ, और पूछ लेगा इसकी वैल्यू क्या है, मतलब कौन सा डब्बा है ये, या फिर मान लो ये फिल कर दिया और पूछा कौन सा डब्बा है, तो तुमको बताना चाहिए पी जेड का डब्बा है, ना कि पी एक्स पी वाई कर दो इसको, पी वाई करोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, पी जेड लिखना पड़ेगा इसको। वो ये पूछता है डब्बा कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड है। ठीक है, या फिर ऐसा मान लो हाँ ऐसा कुछ, और पूछ लेगा अनपेड इलेक्ट्रॉन जिस डब्बे में है, वैसे ऐसा भराएगा नहीं बट समझ लो अनपेड इलेक्ट्रॉन जिस डब्बे में है वो डब्बे का नाम क्या है, पी जेड है। क्लियर है, ठीक है, तो ये कैसे लिखाएगा पी एक्स पी जेड पी वाई, और -1 0 +1, या फिर इसको +1 0 -1 भी लिख सकते हैं। ये इधर की प्लस की चीजें इधर रख सकते हो, इधर माइनस की इधर रख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 सेंटर में ही रखना होगा, ये चीज फिक्स है। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, लेकिन -1 +1 फ्लिप हो सकते हैं। क्लियर, हाँ, वैल्यूज किधर भी रखो सही जाता है, क्वेश्चन में ऐसा ही मिलेगा जहां तुमको इससे कंफ्यूजन होगा, इनसे कभी नहीं होगा। ठीक है, तो वो माइनस, और अगर कुछ नहीं दिया ना तो अपन इस साइड वालों को, अगर मान लो दोनों ही ऑप्शन में आ गए तो इस साइड वालों को माइनस रखेंगे, इस साइड वाले को प्लस, तो पहला वाला ज्यादा प्रायोरिटी में सही रहेगा, पहले वाला जो है ना वो। लेकिन अगर मान लो दूसरा भी आ रहा है और पूछ रहा है कि ये सही है या गलत, और पहला वाला ऑप्शन में ही नहीं मिल रहा है, तो ये चीज भी सही है कि इधर +1 0 -1, और ये नहीं दिया हो तो -1 0 +1 जैसा अपन लिखते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल है ना, सबशेल क्या है पी, सबशेल क्या है पी, ऑर्बिटल क्या है पी एक्स पी जेड पी वाई, तो m की वैल्यू -1 0 +1 समझ में आती है। नोडल प्लेन का मतलब है इसके जो नोड है कहाँ कहाँ बन रहे हैं, ठीक है, नोडल प्लेन, या ठीक है x है तो उसके अलावा जो 2 प्लेन बचे ना वो इसके नोडल प्लेन है। नोड मतलब क्या है, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि p कहाँ बना है मैंने, ये रहा पी एक्स, ये रहा, तो इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं होंगे ना, इनके अंदर में कहीं जहां भी होगा, इसके बाहर तो नहीं होंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यही पोर्शन हो सकता है जहां इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो ये इसमें ये वाला पोर्शन जहां इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, समझ में आ रहा है, इसमें ये वाला पोर्शन होगा जहां इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये होगा, तो इसके अलावा बचे कौन से 2 प्लेन जहां वो नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, ये एक्स है, ये पी वाई होगा और ये पी जेड होगा। तो पी एक्स जब है तो वाई और जेड प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा ना, प्लेन मतलब ये चीज होती है कि ये एक्स प्लेन है, यहाँ एक पट्टी बिछी हुई है, ये वाई प्लेन है, दीवार सीधी, ठीक है, एक्स प्लेन ये हो गया, वाई प्लेन ये हो गया, जेड तुम्हारा उधर जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कैसे समझ लो, ये फ्लोर जो है फ्लोर एक्स है, ये वाली दीवार वाई है, और ये वाली जो दीवार है ये जेड है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये क्या, ये वाला जो बना है पी का ऑर्बिटल, ये अगर फ्लोर पे बना है ऐसा, तो इस दीवार और इस दीवार पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे ना, तो ये 2 कौन से प्लेन हो जाएंगे, इसके नोड वाले। तो वही लिखा है कि पी एक्स का नोडल प्लेन क्या होगा, वाई जेड, जेड का क्या होगा, बचे हुए 2 एक्सिस, और इसका क्या होगा, बची हुई 2 एक्सिस। क्लियर है, तो नोडल प्लेन पूछे किसी के भी तो बता पाओगे, क्योंकि पूछता है, वो रटने नहीं है, समझ लेना बस। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो एम और इसके नोडल प्लेन्स,
ठीक है। शेप पी एक्स का ऐसा बनेगा एक्स पे, वाई का वाई पे बनेगा, जेड का जेड पे बनेगा। लेकिन यही चीज जब डी में बनाते हैं तो डी में जब वो ऐसे देगा ना एक्स वाई वाई जेड, तो वो उन पर्टिकुलर दो लाइन के बीच में बनता है, लाइन पे नहीं बनता। ठीक है, वो अभी देख लेंगे। डंबल शेप होता है, और डंबल है मतलब दो लोब्स हैं इसमें, एक ऊपर अपर लोब लोअर लोब, ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। अब इसके नोडल सरफेस, ठीक है, अगर वो आगे जो भी एन की वैल्यू है उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा कि नोडल सरफेस पता लग जाए, जो जिस रिंग से स्टार्ट हो रहा है उतना माइनस। पी दूसरी रिंग से स्टार्ट होता है ना, तो हमेशा 2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, नोडल पॉइंट अलग होता है, नोडल सरफेस और प्लेन एक ही है। ये जो लिखा है ना नोडल प्लेन, यहां मैंने कुछ एन की वैल्यू नहीं लिखी है, ये कौन सी रिंग के लिए बोल रहा हूं, तो वो सिर्फ एक नोडल प्लेन कोई सी भी रिंग के लिए सही है। अगर मैंने एन की वैल्यू रख दी, फिर पूछ रहा हूं कि कितने, तो फिर तुमको ये इससे बताना पड़ेगा कि नोडल सरफेस बनेगी कितनी टोटल। ठीक है, इसको देखो यार, ऐसे ही याद रख लो, बेटर है। 3 दिया है तो P की वैल्यू माइनस कर दोगे, मतलब P का मतलब दूसरे रिंग से स्टार्ट होता है तो 2 माइनस तो 1 आया। 4 है तो 4 में से 2 माइनस करूंगा तो 2 आया। N है तो ये N में से 1 माइनस करे, 1 2 माइनस करे 2 करेगा ना। ठीक है, एक लाइन नीचे लिखो, P सेकेंड रिंग से स्टार्ट होता है, सो 2 माइनस करेंगे N की वैल्यू से, ऐसे याद रख लो। ठीक है, यहां पे इसमें D थर्ड रिंग से स्टार्ट होता है, सो 3 माइनस करेंगे N की वैल्यू से। ये पॉइंट ऐड कर लो बेटा हिंदी में। ठीक है, इस वाले में P वाले में ये वाला पॉइंट ऐड कर लेना, D वाले में ये वाला पॉइंट ऐड कर लेना, तो तुमको याद रहेगा कि अगर नोडल सरफेस कभी पूछता है और कोई से भी N की वैल्यू दे देता है और P का है तो 2 माइनस, D का है तो 3 माइनस, और P में 2 ही क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो सेकेंड रिंग से स्टार्ट है, और D वाले में 3 ही क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड रिंग से स्टार्ट है। ठीक है, अपने मतलब अपने लेवल पर भी इतना ही याद रखो। अब कहाँ बनेंगे 3 ही, क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, वो हटाओ। ठीक है, नोडल सरफेस का क्वेश्चन आता है तो ऐसे कर लेना। अच्छा, टोटल नंबर वाला तो हाँ n-l-1 और n-1 फटाफट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो बेटा इधर तो 3y इसका 1 इसका इतना समझ में आया, ये पॉइंट ऐड कर लेना, बातें नहीं। P सेकेंड रिंग से स्टार्ट होता है, सो 2 माइनस करेंगे n की वैल्यू से, तो 2 माइनस करेंगे जो भी n की वैल्यू है, तो अपना नोडल सरफेस आ जाएगा। क्लियर है कि कितनी नोडल सरफेस बनेगी अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ये जो समझा दी, इतना ही था तुम्हारा केस 2। क्लियर है, केस 3 ये रहा। अगर L की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू अगर 2 है तो D सबशेल होगा, लिखा है ना D सबशेल। और M की वैल्यू L की कैसे होती है, -L से +L, यहाँ 2 है तो -2 से +2, पूरी लिख दूंगा, -2 -1 0 +1 +2 हो गए ना, -2 से +2 तक पूरी। तो टोटल वैल्यूज कितनी आई, 5 ना, तो टोटल वैल्यूज कितनी है इसकी, 5 वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अभी जो 5 वैल्यूज है वो 5 अलग अलग नाम देने पड़ेंगे, तो 5 अलग अलग ऑर्बिटल के नाम दे दिए मैंने। 5 वैल्यू है, 5 ऑर्बिटल। ठीक है, DXY YZ, इसको ऐसे याद रखना। देखो अपना ये लिखते हैं ना X Y और Z, पहले इन दो को मिक्स करोगे XY, फिर YZ, फिर ZX, फिर अब रिपीट हो जाएगा ना, या तो XY YZ, तो रिपीट नहीं करना है तो सेकंड वाले से स्क्वायर करना शुरू कर दूंगा मैं। तो इसको 2 बार लिखा, 2 स्क्वायर, और इसका भी x² y, सॉरी ये आंसर होगा। चलो ये एक बार खत्म हो गया ना सीक्वेंस, ये एक बार यहाँ पे सीक्वेंस खत्म हो गया। अब सेकंड सीक्वेंस कैसे करोगे, 2 बार,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पहले सिर्फ एक्स वाई लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आखिरी में बचा क्या, सिर्फ जेड है, तो जेड का स्क्वायर। क्या बोला समझ में आया, एक्स वाई जेड लिखा है, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तीनों एक एक बार आ गए, अब तो रिपीट हो जाएंगे फिर एक्स वाई जेड जेड एक्स, तो 3 वैल्यू तो मेरे को मिल गई। चौथी पांचवी चाहिए तो पहले और दूसरे का स्क्वायर कर दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आखिरी में क्या बचा सिर्फ जेड स्क्वायर, तो एक बार उसका स्क्वायर कर दिया, तो डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। और बोला था जेड वाली चीज सेंटर में ही आती है, वहां भी सेंटर में आई थी, तो यहाँ भी जेड वाली कहाँ रखोगे सेंटर में, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं आता, ये नहीं आता, तो जेड एक्स ही आ रहा होता ना, और जेड एक्स के बाद क्या आता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर आखिरी में आता है जेड स्क्वायर, लेकिन वो कहाँ रखना होता है मेरे को सेंटर में, तो उसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। अब वैल्यूज रख दूं, -2 -1 0 +1 +2, तो वो इसकी वैल्यू पूछता है डी जेड स्क्वायर की, कि डी जेड स्क्वायर के लिए एम की वैल्यू क्या है, तो तुमको पता होना चाहिए डी जेड स्क्वायर के लिए एम की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। यहाँ डब्बे नहीं बनाए क्या, चलो हाँ, और इसी को 0 तो यही रहेगा, ये माइनस वाली चीजें और प्लस वाली चीजें तुम शिफ्ट कर सकते हो, -2 से +2 था, तो +2 से -2 भी लिख दूं, कोई बात नहीं ना, +2 +1 0 -1 -2, तो बाकी सब चीजें जेड की कभी चेंज नहीं करोगे, क्लियर है। नोडल प्लेन इनके ये वाले जो है ना ऑर्बिटल अपने समझ लिए 5 होते हैं, उनके एम की वैल्यू समझ गए, एम की वैल्यू चाहे प्लस और माइनस के तो शिफ्ट होती रहती है, जेड स्क्वायर की कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। थर्ड चीज है नोडल प्लेन, नोडल प्लेन मतलब नोड मतलब जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो इधर देखो ये एक्स बनाए वाई बनाए जेड ये होगा ना अपना, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये प्लेन है ना एक्स और वाई का, तो इस प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं ऐसा बना दूं, ये समझ गए, ये प्लेन है, तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते वो होता है ना, तो ये जेड है, तो जेड और एक्स में इस प्लेन में कहीं इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं क्या, नहीं, जेड और वाई क्या है जेड है, जेड और एक्स में नहीं मिल रहे और जेड और वाई में भी नहीं मिल रहा ना इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें है, तो जो भी होगा उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अलावा जो भी एक बचा है उसके साथ एक एक बार दोनों को लिख देना, तो एक्स यहाँ बचा हुआ क्या है जेड है ना, समझ गए। चलो इधर देखो, ये वही लिखो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई है तो जेड बचा है ना बस, तो एक बार एक्स को जेड के साथ लिख दूंगा, एक बार वाई को जेड के साथ लिख दूंगा। अब ये वाई और जेड है, तो इसका जब डायग्राम बनाओगे तो ये ऐसा कर देता है, तो इधर क्या होगा एक्स, वो मेरे ऊपर है कि कौन सा एक्सिस किसको रखना है, ये क्या होगा एक्स, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहा है मुझे वाई और जेड प्लेन में, तो एक्स और जेड में नहीं मिलेगा और एक्स और वाई में नहीं मिलेगा, तो एक्स और जेड में नहीं मिलेगा और एक्स और वाई में नहीं मिलेगा, या फिर उसको ऐसे लिखना हो तो वही है वाई जेड है, तो किससे बचा हुआ ये, तो एक बार वाई को जेड के साथ रख दो, एक बार इसको साथ रख दो, ठीक है। जेड स्क्वायर में तो 0 नोडल प्लेन होते हैं, ठीक है, जेड स्क्वायर में क्या ये याद रखना 0 नोडल प्लेन है, क्लियर है। और जेड एक्स इसमें ये दो है, तो बचा हुआ क्या वाई, तो वाई वाले प्लेन में किसी के भी साथ नहीं मिल रहा होगा, तो वाई एक बार इसके साथ रखा, वाई एक बार इसके साथ रखा, क्लियर है। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी 2 नोडल प्लेन होते हैं, देखो बाकी सब में 2 नोडल प्लेन है, इकलौता यही है जिसमें क्या है 0 नोडल प्लेन। बेटा सारे इधर सभी में कितने नोडल प्लेन है 2, इसी में है जो 0 नोडल प्लेन है, बाकी डी के जो वो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं ना 4 लोब, तो सभी के कितने 4 लोब हैं, ये ऐसा है जिसमें 2 लोब हैं, क्योंकि जेड स्क्वायर का शेप ये बनता है, ये है डी जेड स्क्वायर, तो इसका शेप ऐसे ही बनता है, तो 2 ही लोब है ना, जेड होने के बाद भी 2 लोब है उसमें, बाकी सारे डी में कैसे होंगे वैसे, तो बाकी सब में कैसे 4 लोब है, यही ऐसा है जिसमें 2 लोब और 0 नोडल प्लेन है, तो पूछे तो याद रख लेना, क्लियर है। चलो अब इन डी ऑर्बिटल नोडल पॉइंट कितना होगा 1, क्योंकि नोडल पॉइंट का मतलब ये है उसका, ये नोडल पॉइंट तो सब जगह एक ही होगा, डी के डब्बों में हाँ कहीं भी पी हर जगह, बट पूछता है कभी नोडल पॉइंट और नोडल से, तो कंफ्यूज नहीं होना। नोडल पॉइंट कितना होगा 1, ये जो बीच में गोला है जहां से सारी चीजें अराइव हो रही है, नोडल पॉइंट 1 है। नोडल सरफेस अगर पूछे तो डी में क्या करोगे, जो भी एन है उससे 3 माइनस करोगे, और 3 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि डी तीसरे रिंग से स्टार्ट होता है अपना, इससे याद रखना, तो डी थर्ड रिंग से स्टार्ट होता है, सो 3 माइनस करेंगे एन की वैल्यू से, तो इसमें एन की वैल्यू क्या है 5,
तो 5 में से डी तीसरे रिंग से तो 5 - 3, तो इसका 2 आएगा नोडल क्या नोडल सरफेस। इसमें 4 - 3 1, 3 - 3 0, तो वही लिखा है n dxy, तो n में से कितना -3, यहाँ n में से कितना 2 था क्योंकि p दूसरे रिंग से स्टार्ट होता है। ये समझ में आया? क्वेश्चन आते तो कर लेना। अब उसी चीज को इसने थ्योरेटिकल फॉर्म में 3 पॉइंट लिखे कि इन डी सबशेल है डी ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है जीरो नोडल प्लेन, डी जेड स्क्वायर का अलग से क्वेश्चन आएगा, जीरो नोडल प्लेन। रिंग इज प्रेजेंट इन डी जेड स्क्वायर, ये देखो डी जेड स्क्वायर में एक रिंग दिख रही है बीच में, तो पूछे कौन से डी के डब्बों में रिंग होती है, जेड स्क्वायर वाले में क्वेश्चन आता है, ठीक है। रिंग प्रेजेंट होती है, ओनली 2 लोब्स आर प्रेजेंट इन जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर में सिर्फ 2 ही लोब होते हैं, तो जेड के क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेड में जीरो नोडल प्लेन है, 2 लोब है और रिंग प्रेजेंट होती है, ये 3 पॉइंट लिखे हैं। बाकी सब में 4 लोब होते हैं, तो वही पॉइंट लिखा है कि डी में सिर्फ 2 लोब है, बाकी सब में रिमेनिंग है 4 लोब्स, तो रिमेनिंग है ऐसा 4 लोब्स और डी जेड स्क्वायर में ऐसा, तो वही जेड स्क्वायर को ये बड़ा करके लिख दिया और बाकी चारों का ऐसा, तो 4 लोब। तो इसका कहने का मतलब था 2 लोब वाला है और ये 4 लोब वाला। 4 लोब वाले कौन होंगे? सारे बचे हुए, तो रिमेनिंग ऑल। क्लियर है? नोडल प्लेन सब में कितने 2 है, एक्सेप्ट ये, इसमें 0 है, बाकी इसमें भी देखो 2 नोडल प्लेन 2 नोडल प्लेन 2 नोडल प्लेन और इसमें भी 2 होते हैं। कौन से होते हैं वो नहीं लिखे हैं। क्लियर है? बस इतना तो याद रखना, 2 तो आएंगे, कौन से नहीं पता। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसके 2-3 पॉइंट और बचे हैं, वो लिख रहा हूं, मैग्नेटिक के ही हैं। क्लियर है? ये मिटा रहा हूं, बेटा फोटो लेना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 1-2 पॉइंट और बचे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अपन ने पढ़ा ना कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज अपन एमओटी में पढ़ के आए थे, देखो पी के जो डब्बे होते हैं 3 डब्बे, उन तीनों की एनर्जी सेम होती है, उनको बोलते हैं, जिनकी एनर्जी सेम है उनको क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। हिंदी में लिखना हो तो लिख लेना अपनी कॉपीज में, ठीक है। डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब जिन डब्बों की एनर्जी सेम है, तो पी के तीनों डब्बों की एनर्जी सेम होती है, पी एक्स इजिकल टू पी वाई इजिकल टू पी जेड, एनर्जी सेम, डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्लियर है? लेकिन वही चीज जब डी के 5 डब्बे होते हैं ना, तो जो डी के 5 डब्बे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में और स्प्लिट हो जाते हैं और ज्यादा, तो इनकी एनर्जी पहले मान लो सेम होगी, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड ने इंटरफियर किया, इनकी एनर्जी के हिसाब से एनर्जी इनकी कम ज्यादा हो जाती है, तो बढ़ जाते हैं। 3 डब्बे अलग चले जाते हैं, 2 डब्बे अलग रह जाते हैं। तो जो T2G EG पढ़ते हैं वो अपन ये डी वाले के लिए पढ़ते हैं, पी के लिए कभी पढ़ा गया कि एक डब्बा ऊपर 2 नीचे, कभी नहीं पढ़ा। तो पी के तीनों डब्बे सेम ही रहते हैं, चाहे मैग्नेटिक फील्ड आए चाहे ना आए। डी अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, डी और एफ के दोनों के लिए ना, एफ भी स्प्लिट होता है अपने सिलेबस में नहीं, बट डी और एफ दोनों में अगर मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो इतने बड़े जो ये 5 डब्बे 60 डब्बे हैं, ये टुकड़ों में टूट के और एनर्जी अलग हो जाएगी इनकी, तो इन चीज को बोलते हैं फिर ये डीजेनरेट नहीं रहा है फिर, ठीक है। वही चीज लिखिए, ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम शेल आर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पोजेस सेम एनर्जी, दे आर डीजेनरेट। अगर कोई सेम रिंग का है तो सभी कैसे होंगे, डीजेनरेट, क्योंकि एक रिंग की एनर्जी सेम होती है ना। जैसे मैंने बोला तुमको क्या, चलो छोड़ो, कोई भी एक रिंग की एनर्जी सेम होती है, जैसे पहली रिंग है तो उसकी एनर्जी कितनी 13.6 फिक्स है, सेकंड की फिक्स है, तो ऐसे हर रिंग की एनर्जी सेम है, तो हर रिंग को खुद उस रिंग में जो भी डब्बे हैं सब आपस में कैसे डीजेनरेट है, ये बोल रहा है। ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम शेल इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई तब सेम शेल क्या ना, और क्या ऑर्बिटल्स, ये गोले मार्क करते रहना। ऑर्बिटल्स सेम शेल के एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में कैसे डीजेनरेट, मतलब सेम एनर्जी। डीजेनरेट का मतलब क्या हो बेटा, सेम एनर्जी, ठीक है। लेकिन डीजेनरेसी ऑफ पी ऑर्बिटल रिमेन अनअफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लगा भी दूंगा तो पी को तो कुछ भी नहीं होगा। देखो जब मैग्नेटिक नहीं था तो सबकी एनर्जी सेम, एस पी डी सबकी सेम, ठीक है। लेकिन जब ये वाली चीज आ गई, क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाई, जैसे मतलब मैग्नेट पास में वैसे मैग्नेटिक फील्ड यूनिवर्स की है, बट जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगी तो पी को कुछ भी नहीं होगा, पी वैसे ही रहेगा, लेकिन डी में स्प्लिटिंग आ जाएगी। तो डीजेनरेसी ऑफ पी ऑर्बिटल रिमेन अनअफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट डीजेनरेसी ऑफ डी एंड एफ दोनों, डी और एफ दोनों
ऑर्बिटल इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए डी वाले फिर ऐसे हो जाते हैं कि डी के अगर ये 5 1 2 3 4 5 ठीक है जो भी है ना, तो 3 अलग निकल जाते हैं और 2 अलग निकल जाते हैं, T2G और EG। ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हो जाएगी, फिर इनकी एनर्जी अलग हो जाती है। क्लियर है? तो वही बोल रहा है कि पी ऑर्बिटल अनअफेक्टेड हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड आए चाहे ना आए, लेकिन डी में अगर नहीं है तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आई स्प्लिटिंग हो जाएगी। बस इतना, अगर ये पॉइंट आता है तो पता होना चाहिए तुम लोगों को। क्लियर है? अब चौथा क्वांटम नंबर बचता है अपना कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बोलता है? फॉर एग्जांपल ये एटम है, इसकी एक ये रिंग है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर घूम रहा है ना इस रिंग में, न्यूक्लियस के आसपास ही घूमता है, लेकिन ये खुद में भी अपनी एक्सिस पे घूमता है, खुद में भी ऐसे घूमते 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 ऐसे चलता है। तो जो खुद में खुद की एक्सिस पे जो घूम रहा है, इस चीज को बोलते हैं स्पिन, ना कि इसको स्पिन बोलते हैं। ये इसको स्पिन नहीं बोलता है, ये बना लेना तो ज्यादा याद रहेगा कि जो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है उसको स्पिन नहीं बोला, खुद की एक्सिस पे जो घूम रहा है उसको स्पिन बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, खुद की एक्सिस पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। फॉर क्लॉकवाइज +1 या माइनस, देखो ये ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज है तो +1 दिया, एंटी क्लॉकवाइज है तो -1 दिया, या फिर अपोजिट वाइस वर्सा कर दिया, वो बस अपन अपने मन से दे रहे। 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक को अगर मैं +1 बोल रहा हूँ तो दूसरा -1, दूसरे को +1 बोल दिया तो पहले वाले को -1। जैसे ये मान लो एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं ये, तो अगर मैंने पहले वाले को मेरे मन से +½ बोल दिया तो दूसरे वाले को क्या बोलना पड़ेगा? -½ पहले वाले को अगर मैंने -½ बोल दिया तो दूसरे वाले को क्या बोलना पड़ेगा? +½ तो कोई फिक्स नहीं है कि पहला जो भरता है उसको +½ ही बोलेंगे, दूसरा जो भरता है उसको -½ ही बोलेंगे, या वाइस वर्सा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो कुछ भी रख सकते हो। तो अगर +½ बोल रहे हो, और ये भी फिक्स नहीं है कि +½ बोल रहे हो तो क्लॉकवाइज ही होगा, माइनस बोल रहे हो तो एंटी क्लॉक ही होगा। हो सकता है प्लस को मैं क्लॉक बोलूं, इसको एंटी क्लॉक बोलूं, या फिर इसको एंटी क्लॉक बोल दूं, इसको क्लॉक बोल दूं, तो कोई फिक्स नहीं हो, बस ऐसा। तो फॉर क्लॉकवाइज +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है, मतलब सीधा डंडा भी बना सकते हो, उल्टा भी बना सकते हो, कुछ भी। एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी ये भी वो हो सकता है, ये भी, या फिर ये है ये। लेकिन अगर एक फिक्स कर दिया तुमने तो दूसरा उसको अपोजिट ही होगा, दोनों सेम कभी नहीं होंगे कि दोनों +½ हो गए, दोनों -½ हो गए, या फिर दोनों सीधे सीधे डंडे खींच दिए, या दोनों डंडे उल्टे खींच दिए। क्लियर है? और इसका जो सिंबल होता है स्पिन का वो ये होता है, या तो ये या फिर ये। क्लियर है? ये शो करता है स्पिन। अब ये जो कुछ फॉर्मूलेज है डायरेक्टली याद रखने होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, बाकी कोई काम का नहीं है। मैग्नेटिक मोमेंट अपन पढ़ के आए थे पहले, √n × n+2, और बताया था मैग्नेट मतलब 2 पोल होते हैं तो n+2 रखोगे, क्योंकि कहीं कहीं फॉर्मूले में n+1 भी आ रहा था दूसरे कहीं, तो कंफ्यूजन ना हो। तो n × n, और n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर बोलो सेम साइड की स्पिन वाले अनपेयर्ड में, मतलब छोड़ो वो हटा दो, अनपेयर्ड ही याद रखो बस, वो फिर गलत हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये फॉर्मूला याद रखना। फिर इसमें बताया था जो भी इसकी वैल्यू आती, 1 आती तो 1 पॉइंट, 2 आती तो 2 पॉइंट, फिर 3 से 7 तक में 0.9 लगा देना, ये होता है 3 से 7 तक में। ठीक है, 1 और 2 में शायद 7 और 8 है, 1.7, 2.8, 3.9, 4.9, 5.9, 6.9, 7.9, यहाँ पे सब पे पीछे 9 है। क्लियर है? चलो, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना म्यू, अगर म्यू = 1 है, 1 आ रहा है, मतलब इस चीज की वैल्यू 1 आ रही है, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी, n = अगर 1 है, हाँ देखो यहाँ पे देखो, अगर n = 1 है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो म्यू की जो वैल्यू है वो आएगी 1.7, 1.8, 1.9, सॉरी 2 यार, 3.9, 4.9, 5.9, 6.9, 7.9।
स्प्लिटिंग एंड डायरेक्ट। हाँ, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल, इधर देखो बेटा, इधर मैंने बोला आयरन +2 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो कैसे करोगे? आयरन के डब्बे बनाओगे पहले, ऐसे बनते ना आयरन के डब्बे। +2 बोल दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन ही निकालने पड़ेंगे, गायब कर दिए। अब अनपेड कितने बचे? 4। तो n की वैल्यू क्या आई? 4। n की वैल्यू 4 है तो उससे म्यू निकालू। म्यू क्या होता है? √4 × 4 + 1, तो √4 × 5 √20, तो √20 की जब वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 4.9। तो मैं डायरेक्टली ये बोल रहा हूँ कि जो भी n की वैल्यू आए उसमें पीछे यहाँ से 0.9 लगा दोगे तो म्यू की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। और इसमें 7 और 8, तो 7 8 फिर 9 9 9 9 कर देना सब में। क्लियर है? 7 8 फिर सब में 9 पीछे, और बाकी आगे की वैल्यू तो सेम ही है, 5 6 6 6। क्लियर है? तो ये लिख लो एक साइड में यहाँ पे वापिस कि n की वैल्यू अगर तुमको दे रखा है तो म्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। क्लियर? और एक एग्जांपल लिख लेना तो तुमको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम √f × f + 1 h/2 पाई, याद कर लेना। टोटल स्पिन n × हाफ, n क्या? अनपेड इलेक्ट्रॉन, याद कर लेना। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट s + 1 EH/2 पाई mc, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये वो सब करते रहना। ठीक है? कांस्टेंट। ये कुछ चीजें हैं डायरेक्टली, यहाँ कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता, मैंने तो नहीं देखे। ठीक है? बट फिर भी फॉर्मूला एटलीस्ट पता होने चाहिए कि कौन सा किसका है। क्लियर है? इससे क्वेश्चन आता है बस, बाकी किसी से ऐसा खास क्वेश्चन आएगा नहीं। क्लियर है? या टोटल स्पिन से कभी पूछ ले शायद, बस भागना नहीं आएगा। चलो ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन बचे ना क्वांटम नंबर के, और एक हाइड्रोजन में जो कौन से रिंग से कितने में गिर रहा है, तो एनर्जी का गैप का पूछता है कि N3 से N1 में गिर रहा है, N5 से N2 में गिर रहा है, N2 से N1 में गिर रहा है, तो किसका गैप ज्यादा है एनर्जी का, किसका कम है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन और क्वांटम के क्वेश्चन ये मैं कल करवा दूंगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्वांटम नंबर खत्म होता है। इसके बाद 3 पोर्शन और बचे, अफबाउ, पॉली, हुंड्स, जिससे इलेक्ट्रॉन फिलिंग पढ़ते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन फिलिंग पढ़ के और फिर फ्री कर दूंगा। ठीक है? चलो बेटा इसका फोटो लो। अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया है? क्वांटम नंबर खत्म हो गए। ठीक है? क्वांटम नंबर ने बता दिया कि एटम के अंदर डब्बे कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन होते कहाँ है एग्जैक्ट, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताई उन्होंने कि इस रिंग में होगा, इस रिंग में भी, इस सब शेल में, इस सब शेल में भी, इस डब्बे में होगा। इतनी चीज़ें बता दी है। और यही चीज़ शॉर्डिंगर ने भी बताई थी। शॉर्डिंगर ने बस स्पिन क्वांटम नंबर नहीं दिया था, बाकी तीनों की तो चीज़ें बता दी थी। ठीक है? और उसके बाद क्वांटम में 4 क्वांटम नंबर पढ़ लिए। अब ये जो अपन ने पता कर लिया कि चलो इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है, मान लिया, अब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, मतलब उनकी फिलिंग कैसे होगी। मान लो मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 500 को एक साथ रख दूँ, या फिर एक एक करके रखूँ, सब में पहले एक एक भरूँ, या फिर 2 2 पेयर करके रखता जाऊँ, या एक ही डब्बे में सारे भर दूँ। समझ में आया ना कैसे? तो ये जो फिलिंग के ऑर्डर है, इसके 3 रूल्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर के रूल्स। क्लियर है? तो वही लिखा है, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? सबसे पहले एक आता है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। अफबाउ का मतलब होता है, इस ये जो वर्ड है ना अफबाउ, इस वर्ड का मतलब है बिल्डिंग अप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बिल्डिंग अप का मतलब है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है? इसका मतलब क्या है? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो केमिस्ट्री में अपन ये पढ़ते हैं ना कि हर चीज कम से कम एनर्जी वाली जगह रहना चाहती है। कोई 2 एटम है और इसको मॉलिक्यूल भी बनना है, तो मॉलिक्यूल बनेगा तो एनर्जी रिलीज करके फिर ओवरऑल मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है। एटम की मान लो इस एटम की एनर्जी 5 है, इस एटम की एनर्जी 5 है, तो मॉलिक्यूल की 10 नहीं होगी, 10 से कम ही होगी हमेशा। तो हर चीज जो भी है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई भी चीज हो, हर चीज लोवेस्ट एनर्जी में रहने की कोशिश करती है। ठीक है? तो अपने को अगर इलेक्ट्रॉन भरने, मेरे पास मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, डब्बे पूरे खाली है सारे, तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करेगा, जिस डब्बे की एनर्जी कम है, तो सबसे पहले कम वाले डब्बे में रख दिया मैंने इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अब उसके बाद और भी दूसरे रूल्स आते हैं, वो बोलते हैं एक डब्बे में कितने रख सकता हूँ मैक्सिमम, तो वहीं से रूल आता है कि एक डब्बे में 2 ही रख सकते हैं, इसने बोला था। ठीक है? लेकिन जहाँ मान लो जिस सबशेल में ज़्यादा डब्बे हैं, जैसे पी में 3 डब्बे हैं, तो उसमें फिर कैसे रखूँगा, पहले एक एक डब्बे को कंप्लीट करूँगा कि तीनों को एक एक भरूँगा, कैसे? तो वो रूल ये वाला है, वो बोलता है कि पहले एक एक भरूँगा तीनों डब्बे में, फिर एक एक और भरूँगा।
तो फाइनल इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर है, ठीक है। मीन्स बिल्डिंग अप ऑफ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलो देखो इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये 1f होता है, ये 2f होता है, ये 2p होता है, ये आता है ना सब लोगों को, ठीक है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करना है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो पहला रूल तो फिर ये होना चाहिए कि एक डब्बे, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना चाहिए। इनका इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर ये है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर इसकी, फिर इसकी, ठीक है। तो जो भी पहले इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए वो मेरे को कम एनर्जी वाले डब्बे में, और एक डब्बे में 2 ही आते हैं, वो इसका काम है पॉली वाले का, ठीक है। तो एक डब्बे में पहले एक आया और फिर दूसरा, तीसरा मैं वापस यहाँ नहीं रखूँगा, और जो 2 आ रहे हैं दोनों अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे, ये भी है, ये भी इसी का काम है, अपोजिट स्पिन। क्लियर है? ये आ गए। फिर उसके बाद अगले वाला भी एक ही डब्बा है ना, उससे ज्यादा एनर्जी वाला यही डब्बा है, उसमें बचे हुए 2 भर दिए। उसके बाद इन तीनों की एनर्जी सेम है ना, ये तो डीजेनरेट है ना। डीजेनरेट मतलब तीनों की एनर्जी कैसी है, सेम है। तो मैं इलेक्ट्रॉन कैसे रखूं, इसमें रखूं, इसमें कहीं से भी शुरू कर सकता हूं। जरूरी नहीं कि इसमें पहला, फिर इसमें दूसरा, फिर इसमें तीसरा, इसमें पहला दूसरा तीसरा, ऐसे भी कर सकता हूं। बस ये है कि हर डब्बे को पहले देखो, तीनों की एनर्जी अगर इक्वल है तो एक को 2 दूंगा तो गलत बात है ना। फिर सबको पहले एक इलेक्ट्रॉन दे दूं अगर तीनों की एनर्जी बराबर है तो मान लो मैंने पहले एक इसको दिया, दूसरा और तीसरा, अब ठीक है तीनों के लिए। फिर अगले जो हैं वो भले ही मैं चलो इसको दे दिया, इसको और इसको, तो जो पहले तीनों भरे उन तीनों का स्पिन सेम था, या तो तीनों उल्टे बनाऊंगा या तीनों सीधे। अगर पहले के 3 उल्टे बनाए तो बाद के तीनों सीधे, पहले के 3 सीधे बनाए तो बाद के तीनों उल्टे। चाहे इधर से फिल करूं चाहे उधर से, कोई बात नहीं, दोनों ही चीजें सही है। क्लियर है? चलो अब ये वाली जो चीज अपन पढ़ते हैं अबव प्रिंसिपल में, तो अपने पास टोटल जो डब्बे होते हैं वो ये वैसे बहुत ज्यादा बना दिए, इतने हैं नहीं, ठीक है। अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन काय में आता है पूरे पीरियोडिक टेबल का, 7p में। चलो पीरियोडिक टेबल की एक इमेजिनरी वो याद है कैसे दिखती है? तो पहले रिंग में क्या होता है, सिर्फ 1s होता है ना, ये भी इसका इलेक्ट्रॉन एक s में जाता है, इसमें s में 2 चले जाते हैं। तो पहली रिंग तो सिर्फ 1s की होती है बस, ठीक है। दूसरे में 2s और इधर 2p, तीसरे में 3s और 3p, चौथे में 4s, फिर d आता है यहाँ पे, है ना, तो 3d आता है और फिर इधर 4p, पांचवा 5s, 4d और इधर 5p। फिर छठा पीरियड आता है, छठे पीरियड से f आ जाता है, पता है, ठीक है। तो 6s, फिर देखो d में 1 भरता है, f के 14, फिर d के बाकी, तो d के बाकी बाद में भर रहे हैं ना, तो उसको बाद में लिखता हूँ, f पहले लिखता हूँ। तो इसमें फिर 2 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 4f और d 5d, फिर 6p, फिर 7s, 7 से 2 कम करूँ तो 5f, 1 कम करूँगा तो 6d और सेम होता है 7p। तो अपने पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही तो भरते हैं, 2 1 दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 6, फिर इसमें 6, फिर 2 और फिर 6, फिर 2 10 6, 2 10 6, 2 1 14 9 और फिर 6, 2 1 14 9 और फिर 6। तो f तो अपने 2 ही है ना, 4f और 5f। तो 6f नहीं भी बनाऊं तो चलेगा, क्योंकि इतने तो वो एलिमेंट ही नहीं अपने पास किए भरे, ठीक है। d भी कितने अपने पास, 6d तक ही है, तो 7d भी नहीं है ना, बाकी s और p तो 7s 7p तक है। क्लियर? तो ये मेरे को ज्यादा सिंपल पड़ता है बजाय ये ऑर्डर रखने के। मुझे कोई भी 2 दे देगा, फॉर एग्जांपल मैंने तुमको बोल दिया एनर्जी 4f की ज्यादा है कि 5d की, तो मुझे पता है 4f कहाँ आता है, 5s में आएगा ना 4f 5th पीरियड, ठीक है। हाँ 4f और एक और क्या बोला, 5d। तो इन दोनों में एनर्जी किसकी ज्यादा है, जो पहले आ रहा है उसकी एनर्जी कम, जो बाद में आ रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो पहले 4f आ रहा है ना, तो उसकी एनर्जी कम है, 5d की ज्यादा है, बजाय मैं उससे निकालूं। तो मुझे ये थोड़ा कंपैरेटिव ऐसा लगता है कि ये बनाओ फिर उसमें चेक करो, उससे अच्छा पीरियोडिक टेबल मुझे याद है, मुझे पता है पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में फील होते हैं एनर्जी के, पहले फील हो रहा है तो उसकी एनर्जी कम है, बाद में फील हो रहा है तो उसकी एनर्जी ज्यादा ही है।
बस। तो इसमें मेरे को क्या ही पता करना है, एनर्जी का ऑर्डर, ये याद तो है। 4s और 5d में एनर्जी सेम है सर। सेम, जहाँ एनर्जी सेम आ जाए वहाँ n नंबर से देखते हैं, फिर जिसका n कम, मतलब जो अंदर वाली रिंग है उसकी एनर्जी कम, बाहर वाले रिंग की एनर्जी ज्यादा। ये एनर्जी का ऑर्डर है ना, ये समझ गया ना। ये बनाना है। हाँ, मतलब जो 7 लाइन छुड़वाई थी वो इसके लिए छुड़वाई थी। चलो देखो, तो ये वाला जो है ना वो ऐसे इसको डिनोट करता है कि 1s फिर 2s, ये बनाने के लिए आप ठीक है, बनवाए हमारे को। कोई मतलब नहीं है उसका, तो उससे याद नहीं रखना, अरे नहीं बनाना है वो, ठीक है, उससे याद मत रखना, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर तुमको बनता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होता है उसमें, एक भी लाइन या डंडा ऊपर नीचे हो गया तो पूरा ऑर्डर गलत कर दोगे तुम, ठीक है। बजाय ये पीरियोडिक टेबल से याद रखना कि जिसके सामने जो 2s 3s 3p ये बस ये बेस्ट रहता है। क्लियर है। चलो उसके बाद अबव रूल क्या बोलता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है वो n+l रूल से चेक करता है। n+l, n क्या है, शेल का नंबर, मतलब जो भी रिंग है और उसमें कौन सा सब शेल है, रिंग प्लस सब शेल, सिंपल बोलूँ तो ये रिंग प्लस सब शेल, l के लिए सारी वैल्यूज याद है मेरे को SPDF की, वो लिख देते हैं। तो सब शेल विद द लोवेस्ट n+l वैल्यू इज फिल्ड अप फर्स्ट, जिसकी एनर्जी कम है वो पहले भरेगा। व्हेन 2 और मोर सब शेल हैव द सेम वैल्यू ऑफ n, अगर मान लो कोई 2 ऐसे हैं जिनकी n+l की वैल्यू सेम आ रही है तो फिर n की वैल्यू से देखते हैं चीजें। जो अंदर वाली रिंग होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भराएगा ना, कंपेयर टू बाहर वाली के, तो ये हैव सेम n+l वैल्यू, देन द सब शेल विद द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ n इज फिल्ड अप फर्स्ट, जिसकी n की वैल्यू कम है वो पहले भराएगा। फिर आ रहा है कुछ समझ में? एक लाइन हिंदी में बोल रहा हूँ, लिख लेना बाद में, लिखने बैठ जाते हैं। देखो, कोई भी ऑर्बिट, कोई भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा, n+l की वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भराएगा, n+l की वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भराएगा। अगर n+l की वैल्यू सेम आ गई तो n के हिसाब से देखते हैं, और n के हिसाब से कैसे देखते हैं, n की वैल्यू जिसकी कम है उसमें पहले भराएगा। क्या बोल रही है? अरे वो लिखा तो इंग्लिश में। गधे हो तुम लोग। n+l के हिसाब से भराएगा, n+l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लो, लेस, ठीक है। उसके बाद किस में जाएगा, हायर n+l वाले में। लेकिन मान लो अगर 2 की n+l की वैल्यू सेम आ गई तो जिसका n ग्रेटर n लोअर, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। ये क्लियर है। जिसके n+l की वैल्यू कम है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा, फिर उससे ज्यादा जिसकी है। लेकिन मान लो कहीं ऐसी कंडीशन आ गई जहां सेम आ रहा हो, ठीक है, तो उसमें किससे देखेंगे, n की वैल्यू से, सिर्फ कि n की वैल्यू जिसकी कम उसमें पहले भरता है। क्लियर है। तो भाई इंग्लिश में पॉइंट लिखा है, समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना वो लिख लेना। अब मान लो किसी में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, या एग्जांपल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन में जैसे हाइड्रोजन है तो उसमें n+l से नहीं देखते, उसमें कहीं से देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ n से देखते हैं। क्लियर है। अब मैं फटाफट जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बोर मार रहा है। n से देखते हैं। क्लियर है। n से कैसे, जिसकी n की वैल्यू कम पहले इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर इन दोनों की एनर्जी सेम, फिर इन तीनों की एनर्जी सेम, फिर इन चारों की एनर्जी सेम। ये चीज किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन के लिए, या 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बोलो, उसके लिए ये होता है। क्लियर है। या अगर वो हाइड्रोजन एग्जांपल दे देता है, वो पूछता है 4 ऑप्शन देके किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो तुमको पता होना चाहिए सारे 2-2 वालों की सेम, सारे 3-3 वालों की सेम, सारे 4-4 वालों की सेम, और n से देखते हैं, n के हिसाब से बढ़ती जाती है। हाँ, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर वही एक है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। वो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एनर्जी का ऑर्डर पूछे तो एनर्जी फिर तुम ये नहीं बोलोगे कि फिर n+l से इनकी निकाल रहे हो और बोल रहे हो ज्यादा कम, वो सेम एनर्जी के ही होता है। हाइड्रोजन के लिए फिर वो n+l वाली चीजें वैलिड नहीं है। रिंग्स देखोगे बस, जो रिंग सबसे पास में उसकी एनर्जी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले उसमें आएगा, फिर अगली वाली में, फिर अगली वाली में, फिर अगली वाली में। क्लियर है। चलो
इनके एक्सेप्शन आते हैं क्रोमियम और कॉपर, इनके कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग लिख लोगे ना, डी ब्लॉक में लिखवाया है मैंने। क्रोमियम में एक एस का जंप करके डी में चले जाता है हाफ फील्ड, कॉपर में एक एफ का जंप करके डी में चले जाता है तो डी का फुल फील्ड। तो हाफ और डी के फुल फिल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उतर गया है, ठीक है, वरना इलेक्ट्रॉन का फीलिंग पहले एस में होनी चाहिए फिर डी में होनी चाहिए, लेकिन यह एस का कम अनफिल्ड होते हुए मतलब हाफ फिल्ड होते हुए डी के फुल हो गए, तो वो इसीलिए एक्सेप्शन में जा रहा है। और यही सेम चीज यहाँ भी उसके लिए भी आता है, अगर लिखना है तो लिख लेना। और भी जो भी एक्सेप्शन दिए देखे थे ना वहां पे जहाँ इसके जम, वो सब एक्सेप्शन ही है। उसके अलावा एक लेंथेनम और एक्टेनम भी था ना, क्योंकि लेंथेनम और एक्टेनम में भी ये इसमें एक आ जाते हैं फिर इसके भरते हैं, डी में एक आता है फिर एफ के 14, तो यहाँ वहाँ लिखवाया था मैंने कि अबाउ रूल को वायलेट करता है, तो वो भी है। और इसके अलावा 4D में बहुत सारे थे और 5D में आखिरी के 2 थे, मरकरी के पहले के 2, तो वो ऐसे याद रखना। चलो इसके अलावा 2 रूल और है, फटाफट 2 पढ़ के और खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली क्या बोलता है कि एक डब्बे में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पहली चीज, एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। ये किसने बोला था, पॉली ने। और कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम कभी नहीं होंगे, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, कि मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों तीसरे रिंग में, ठीक है, दोनों तीसरे रिंग है तो दोनों पी सब शेल में, ठीक है, दोनों पी सब शेल के भी एक सिंगल डब्बे में, ठीक है, तो सेम सेम चीजें है ना, लेकिन वो सेम डब्बे में सेम स्पिन के साथ कभी नहीं होंगे, स्पिन तो हमेशा उल्टा होगा। तो 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, चौथा कभी भी सेम नहीं होगा। देखो या तो चारों ही अलग हो सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तीसरे में रखा है एक चौथे में रखा है, तो चारों क्वांटम नंबर क्या हो गए, अलग हो गए। दोनों इलेक्ट्रॉन तीसरे रिंग में रखे हैं लेकिन एक एस में एक पी में, तो एक ही क्वांटम नंबर सेम हुआ, पहला, दूसरा चेंज हो गया ना, एक एस में रखा है एक पी में रखा है तो क्वांटम नंबर चेंज, सेकेंड थोड़ी वो हो रहा है एफ और बी उसके हिसाब से। अगर मैं बोल रहा हूँ दोनों इलेक्ट्रॉन तीसरे रिंग में रखें, पहला सेम, तीसरे रिंग में पी में रखें, दूसरा सेम, लेकिन पी में एक पी एक्स में रखा है एक पी वाई में रखा है, तो तीसरा क्वांटम नंबर अलग हो गया ना, ठीक है। आ रहा है कि लिख के कुछ बताना किसी को, आ रहा है ना, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों तीसरे रिंग में रखें, पहला क्वांटम नंबर सेम, तीसरे रिंग के भी पी में रखें, दूसरा क्वांटम नंबर सेम, तीसरे रिंग के पी के भी पी एक्स में ही दोनों रखें, तीसरा क्वांटम नंबर भी सेम। चौथा क्वांटम नंबर क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एक डब्बे में दोनों सेम डायरेक्शन में कभी रख ही नहीं सकते हो, तो चारों के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, 3 तक ही सेम जाएंगे, या तो चारों ही अलग है, या 2 सेम है, या 3 सेम है, 4 कभी सेम नहीं होंगे। तो भाई लिखा था नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर, हमेशा स्पिन अलग ही होगा, क्लियर है। अगर स्पिन तुम सेम कर रहे हो तो फिर ऑर्बिटल अलग हो जाएगा, दूसरा कोई क्वांटम नंबर अलग हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने ये डब्बा दे दिया एक, देखो ये तो यहाँ पे स्पिन सेम हो ही नहीं सकता, अलग है, तो क्वांटम नंबर। अगर मैं बोल रहा हूँ चलो मैंने स्पिन सेम कर दिया तो मैग्नेटिक अलग हो गया ना, तो कोई ना कोई एक तो अलग जाएगा, स्पिन सेम कर दिया तो मैग्नेटिक अलग हो गया, ये सेम कर दिया तो स्पिन अलग हो गया, क्लियर है। तो मैक्सिमम 3 ही सेम हो सकते हैं, चौथा कभी सेम नहीं होगा, मतलब चारों, चौथा मतलब सिर्फ चौथा नहीं, क्लियर है। इसलिए एन ऑर्बिटल अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये चीज समझ गया ना जो अभी लिखाई थी, ठीक है, या तो ये या फिर ये, तो इसमें एम सेम नहीं है ना, इसमें एम डिफरेंट है, इसमें एफ डिफरेंट है, लेकिन दोनों के लिए एन एंड एल सेम है। फर्स्ट क्वांटम नंबर सेम है, सेकेंड क्वांटम नंबर सेम है। अगर मैंने दोनों को 2p रखा फॉर एग्जांपल, तो दोनों के एन और ये सेम है, लेकिन इसका एफ डिफरेंट है, इसका एम सेम है, इसका एम डिफरेंट है लेकिन एस सेम है, एम डिफरेंट एस सेम, एफ डिफरेंट एम सेम। तो ये चीज क्लियर है, ये लिख लेना, सेम सेम स्पिन में ना, सीधे सीधे दोनों। हाँ वो बात मैं यहाँ के लिए बता रहा हूँ कि 4 क्वांटम नंबर, ये लो ऐसे कर लो अब, लेकिन मैं सिर्फ इन दोनों के लिए बात कर रहा हूँ अभी, इसीलिए, ठीक है। तो वो इसीलिए मैंने अभी लिखे नहीं थे, तो तुम भी बस
ये समझना अपने को इसीलिए नहीं लिखे हैं अभी, वरना फिर कंफ्यूजन होगा किसको किससे कंपेयर कर रहे हो। तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर रहा हूँ, 2 को मैंने ऐसे रखा है बस। क्लियर है? अब इन्हीं के कुछ ये सब चीजें आती है, सीधा रट लेना या फिर मुझे डायरेक्टली पता लग जाती है। मैंने बोला तीसरे रिंग में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो तीसरे रिंग में 3s है, 3p है, 3d है, s में 2, p के 6, d के 10, 10 6 2 18, ऐसे निकाल लेना। या फिर ऐसे मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ मेन एनर्जी शेल, n की वैल्यू दे तो 2n² कर देना, इलेक्ट्रॉन पता लग जाएगा। सब शेल में कितने आ सकते हैं, तो 2 × 12 + 1 कर देना। सब शेल में मेन एनर्जी शेल के बराबर ही होते हैं n। टोटल नंबर ऑफ सब शेल पूछे कितने, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे तो n², ऑर्बिटल्स पूछे तो ये, सब शेल पूछे तो ये, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सब शेल, टोटल सब शेल वही, ठीक है, मेन एनर्जी शेल, ठीक है। ये 4 लिख लेना बस, वरना डायरेक्टली निकाल सकते हो यार। बेसिक के पता है तुम लोग कौन कौन से लेक्चर देख लोगे, शायद लास्ट 3rd, जहाँ मैंने एनर्जी फिलिंग का ऑर्डर बेसिक में बहुत अच्छे से सिखाया था। इधर वो बनवाया था कि इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जंप, फिर इधर जंप, ऐसे करके पूरा वो बनवाया था चेन। तो एक वो वाला लेक्चर देख लेना, अपडेट कर लेना उसको, ताकि तुमको एनर्जी फिलिंग का ऑर्डर समझ में आ जाए। इसीलिए वो मैंने यहाँ नहीं बनवाया। बेसिक का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6ठा लेक्चर होगा शायद वो, बेसिक का 6ठा लेक्चर, जिसमें मैंने एनर्जी फिलिंग ऑर्डर बहुत अच्छे से समझाया था, वो घर या फ्लोर का एग्जाम्पल देके, ठीक है। तो एक वो वहां से देख लेना तो क्लियर हो जाएगा। और ये वाली जो चीजें हैं सब शेल, ये कि किसमें कितने, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने तुमको 2nd लेक्चर में करवाए थे बेसिक के, कि 3rd रिंग है तो उसमें सब शेल कितने होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऐसे अलग अलग वेराइटी करवाई थी वहां पे। तो वो एक बार देख लेना, 2nd और 6th वाला लेक्चर। क्लियर है? इतना हुआ। अब होन्स मैक्सिमम, देखो पूरे नाम याद रखना यार, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन फिलिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। देखो ये क्या बोलता है कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे अगर से डिजेनरेट है तो, एफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक ही डब्बा है तो 1 और 2 वहीं के वहीं भरने। पी में दिक्कत है ना, पी में या तो 2 करके भर रहे हो कि 1 करके। तो इसने क्या बोला था, डिजेनरेट है, सबकी एनर्जी सेम है तो पहले सबको बराबर बांटूंगा ना, उसके बाद ही फिर और बराबर बांटूंगा। तो पहले सबको बराबर मतलब पहले मैक्सिमम अनपेयर्ड रखने, वो भी सेम स्पिन के साथ। ये नहीं कि पहले को सीधा, दूसरा उल्टा, तीसरा सीधा, या तो तीनों सीधे या तीनों उल्टे, मतलब विद द सेम स्पिन। क्लियर है? तो या तो तीनों को पहले सीधे भरूंगा या तीनों को पहले उल्टे भर दूंगा, उसके बाद वापस से तीनों में एक और अपोजिट स्पिन के साथ रख दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद द पैरेलल स्पिन। पैरेलल मतलब ये नहीं कि सीधे सीधे पैरेलल, उल्टे भी सेम पैरेलल होते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड सिंगली, एक करके, देन बिगेन टू पेयर। तो जैसे इसमें तो चलो, इसमें तो 1 2 यहीं भरने थे, उसके बाद भी 1 2 यहीं भरने थे। पी में दिक्कत होगी ना, तो पी में एक ये भरा होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, उसके बाद ही चौथा ये आया होगा। तो ये सही बात है। और टिक। अगर इसकी बात करूं तो चलो एस के तो भरे हुए थे, पी की बात, ये डब्बा खाली होते हुए ये फुल नहीं हो सकते ना कभी, तो ये गलत है। इसने क्या बोला, तो पहले तीनों की एनर्जी अगर सेम है तो तीनों को 1 देना पड़ेगा, उसके बाद फिर वापस से दोगे। तो ये खाली डब्बा है तो ये गलत बात है ना, फिर ये पॉलीहोन्स को गलत कर रहा है। तो पता है क्वेश्चन ये आता है, ये दे देगा और पूछ लेगा कौन से रूल को वायलेट कर रहा है, आबाव को, पॉली को, हुंड को। वहां फिर पूछना पड़ेगा कि किस रीजन की वजह से गलत जा रहा है। ये दे दिया, स्पिन विस्पिन सब ठीक है, किस रूल की वजह से गलत जा रहा है ये बताने पड़ते हैं। क्लियर है? तो ये कौन से क्वांटम नंबर, ये और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले जो कुछ क्वेश्चन थे वो ट्रांजिशन सीरीज वाले, ये मैं कल करवाता हूँ और मोल कंसेप्ट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है सारे इधर बेटा, ये चीजें लिख लेना, समझ लेना अच्छे से। क्वांटम नंबर और यहाँ से मिला के एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही है, पक्का आएगा। उसके अलावा बाकी पूरे एटम से एक आध आएगा तो आएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इसके बाद एक लेक्चर और है जिसमें क्वेश्चन करके फिर खत्म कर देंगे, एटम खत्म है अपना। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।